PharmoHubPK। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिको-केमिकल प्रिंसिपल्स का पोर्शन सी, दैट इज एडसॉर्प्शन। चीजें इसके अंदर हमने पढ़नी है वो टेक्निक्स पढ़नी है और इसके प्रोसेस को डिटेल से एक्सप्लेन करना है। टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, एडसॉर्प्शन क्या है? एडसॉर्प्शन बेसिकली एक सरफेस फिनोमिना है जो कि इंटरफेस पे होता है बिटवीन टू सरफेसेस, जो दो सरफेसेस के दरमियान इंटरफेस पे होता है। और इट बेसिकली रेफर्स टू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस थ्रू अनदर एट इट्स सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे डायग्राम को क्लियरली देखें तो एक सब्सटेंस है जो कि दूसरे की सरफेस के ऊपर आके लग गया है। वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, उसके अंदर जाके नहीं लगा, उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर लग गया है। इस प्रोसेस को हम लोग एडसॉर्प्शन बोलते हैं। और अगर ये उतर जाएगा तो इसको हम लोग ऑब्वियसली डिसॉर्प्शन बोलेंगे। इसके कॉमन एग्जाम्पल है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर पानी को जो है वो सोक कर लेता है, वो बेसिकली उसकी लेयर के ऊपर रहता है पानी। इस प्रोसेस को एडसॉर्प्शन बोलते हैं। टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस, बेसिकली ये जो फिनोमिना है इसके अंदर आयंस, मॉलिक्यूल्स या एग्रीगेट्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंसेट हो जाते हैं अपॉन द सरफेस, जिसके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं। जिस भी सरफेस के साथ वो कांटेक्ट करेंगे उसके ऊपर जो है सरफेस के ऊपर वो लग जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन गैस सॉलिड और गैस लिक्विड इंटरफेसेस के दरमियान। इसको हम लोग डोजेज फॉर्म्स के अंदर यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर देखते हैं कि किस तरह मॉलिक्यूल्स की पेनिट्रेशन होगी उनके अंदर। इमल्शन फॉर्मेशन और सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के लिए फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट its formal definition, it is an accumulation of substances at the interface or boundary between two and heterogeneous phases। जो दोनों फेजेस होनी चाहिए वो हेट्रोजीनस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों आपस में होमोजीनस होंगी या वो आपस में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी रखेंगी तो वो आपस में जो है मिक्स हो जाएंगी, सरफेस वाला फिनोमिना जो है वो नहीं होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन से मुराद होती है पार्टीशनिंग। एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट के अंदर मिक्स हो जाता है, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं वो फेज टू के अंदर चले गए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अगर वो उसकी सरफेस के ऊपर लगा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एडसॉर्प्शन। तो समटाइम्स एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो है वो क्लियर नहीं होता, ये डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं होती। इसी तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन है ये मॉलिक्यूल इसके इस दूसरी फेज के अंदर चले गए हैं, जबकि एडसॉर्प्शन में उसकी सरफेस के ऊपर लगे हैं। There are two components of adsorption, adsorbent and adsorbate। Adsorbent वो कंपाउंड होगा, वो केमिकल होगा जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर या अपने ऊपर एड्सॉर्ब कराने की सलाहियत रखता है। मतलब ये एड्सॉर्बेंट है। ये जो आप होलो सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी है कि वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्योलिन, पेक्टिन, टाग, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड एक्टिवेटेड चारकोल एक्सेट्रा। और एड्सॉर्बेट वो केमिकल कंपोनेंट होगा, वो केमिकल कंपाउंड होगा जो कि एड्सॉर्ब हो जाएगा दूसरी सरफेस के ऊपर। मतलब एड्सॉर्बेट की कैपेसिटी है कि वो दूसरे सरफेस के ऊपर जाके लगने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर टॉक्सिन्स, स्ट्रिक्नीन, हाइड्रोक्लोराइड और डाइजॉक्सिन। There are two types of adsorption like physical and chemical adsorption। Physical को हम लोग van der Waals भी बोलते हैं और यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो कि वीक लिंक के बना के इस फिनोमिना को कराते हैं, इसीलिए इसके रिवर्सिबल भी होते हैं। और केमिकल जो है आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में heat of adsorption is usually small, about 5 kilocalorie per mole, and in chemical adsorption it is large, ranging from 20 to 100 kilocalorie per mole। फिजिकल को अगर आप लो टेम्परेचर के ऊपर फिजिकल एड्सॉर्प्शन रैपिड होती है, आप इंक्रीज करते जाएं टेम्परेचर तो फिनोमिना डिक्रीज करता जाएगा, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है इट विल इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर। यूजुअली फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आपको किसी भी किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन केमिकल के लिए इस चीज की जरूरत होती है। फिजिकल के अंदर हम बात करें तो प्रेशर के इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है और केमिकल में इतना कोई इफेक्ट नहीं है प्रेशर का। और जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे, जबकि केमिकल में सिंगल लेयर बनती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में
ये बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है एडसॉर्बेंट के ऊपर, जबकि केमिकल में एक ही बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी, ये रेड वाली जो है वो नहीं बनेगी इसके ऊपर। तो यूजुअली जब हम लोग किसी फिनोमिना की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉक्सिन्स, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ब्लड में जाएंगे तो वो नुकसान कॉज कर सकते हैं, उनको एब्जॉर्ब कराया जाता है बाय गिविंग सम एंटीटॉक्सिन्स लाइक क्योलिन। तो इसके अंदर केमिकल किस तरह इन्वॉल्व है कि वो केटाइन एक्सचेंज कर लेगा टॉक्सिन के बेसिक ग्रुप के साथ, और जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन से मुराद होगी कि जो बाकी रिमेडर ऑफ द मॉलिक्यूल है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब फिजिकल और केमिकल जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। सो एब्जॉर्प्शन जो है वो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और सॉर्प्शन हो सकती है। जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठे चल रहे हों, साइमल्टेनियसली हो रहे हों, तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉर्प्शन बोलते हैं। या आप कह लें कि जब डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन, आपको नहीं पता चल रहा या कि ये प्रॉपर एड्सॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन है, तो हम लोग सॉर्प्शन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कॉटन और इंक की बात करें तो कॉटन के अंदर इंक एब्जॉर्ब भी हो जाती है और उसकी सरफेस पे भी लगी होती है, जिसको हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। पॉजिटिव के अंदर क्या होगा कि अगर सरफेस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो दिस विल बी पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। मतलब सरफेस के ऊपर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है अ, तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर ये सरफेस के ऊपर कम है तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन होगी। अब पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड। जब स्ट्रिक्नीन को हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल के साथ शेक करते हैं तो उसके डिफरेंट कंसंट्रेशंस बन जाती है सरफेस के ऊपर चारकोल की, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। Now there are the several factors that affect the process of adsorption, like solubility of the adsorbate, nature of adsorbate, nature of adsorbent, surface area of adsorbent, affinity between adsorbate and adsorbent, concentration, pressure, temperature and pH वगैरह। जो solubility है, that is inversely proportional to the adsorption। Obviously अगर वो soluble होगा तो वो adsorb कैसे होगा, क्योंकि solubility means उसके अंदर उसने मिक्स हो जाना है, और एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस के ऊपर है सर। तो जो हाईली सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं उनकी एड्सॉर्प्शन बहुत कम होती है। ये एक रूल है जिसको हम लोग लुडीलियस रूल बोलते हैं। जो फोबिक सब्सटेंसेस हैं जो कि उससे डरते हैं कह लो, या वो उसके अंदर हल होने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो वो एड्सॉर्ब अच्छे होते हैं रादर देन फिलिक वाले। pH also affects the solubility of the drugs। तो अगर कोई चीज अनआयोनाइज्ड है, कोई ड्रग अनआयोनाइज्ड है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होगी। यानी एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम ऑलवेज एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? Basically it is a pH at which a molecule or surface carries no net electric charge। Number 3 is nature of adsorbent। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैव मोर एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बिकॉज देयर इज मोर सरफेस एरिया। तो फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल, तो एक्टिवेटेड चारकोल को स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए बनाया जाता है और इसको बाद में स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरह फेस वॉश है, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल को पीस के डाला जाता है और उसको मिक्स किया जाता है उसके अंदर। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोनट शेल्स। उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल रिमूव किए जाते हैं बाय एयर एंड स्टीम, और उसके बाद उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज एड्सॉर्प्शन, और बहुत ज्यादा स्मॉल वेरिएशन होने पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रेशर। ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। इसी तरह एक हमारे पास फिनोमेना है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमें पता है इट इज अ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव अफिनिटीज विद विद मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। सो हमारे पास दो किस्म की क्रोमेटोग्राफी जो अगर मेजर बात करें, एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन का मतलब ही ये है कि वो सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं, तो हम लोग एड्सॉर्बेंट्स यूज करते हैं लाइक चारकोल, सेलुलोज, जो कॉलम के अंदर पैक किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो है वो पहले एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर दो इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं वो सिलिका जेल या दूसरे जो फेजेस हैं उनके साथ जो है वो मिक्स हो जाते हैं और उसको
फिजिकल फिनोमिना के जरिए जो है वो पार्टीशन कराते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सो डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस एरिया के एब्जॉर्प्शन के साथ। इंक्रीज इन सरफेस एरिया डायरेक्टली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब। सिमिलरली नेचर ऑफ द गैस, so जो नॉन more easily liquefiable gases हैं like xenon, they are more adsorbed than difficulty liquefiable gases. Now heat of adsorption, it is defined as the energy liberated when 1 gram mole of a gas is adsorbed on solid surface. So basically इससे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा जो है वो एड्सॉर्प्शन अच्छी होगी। इसी तरह फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और आप इसको रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। एंड थिकनेस ऑफ एड्सॉर्ब लेयर ऑफ गैस, फिजिकली एड्सॉर्ब गैस फॉर्म्स ओनली वन मॉलिक्यूलर थिक लेयर। हालांकि आप इसकी जो लेयर्स हैं उसको ज्यादा कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। Now how to measure the adsorption? Adsorption को हम लोग adsorption isotherm से measure करते हैं। Usually nitrogen adsorption isotherms हम लोग use करते हैं। So there are basically 6 isotherms। जो पहला है आप उसमें देख सकते हैं कि there is one steep region, उसके बाद यहाँ पे ये constant हो गया है, तो इसको हम लोग pseudo adsorption भी बोलते हैं, और ये usually होता है micropore structures के ऊपर at low pressure। तो रैपिड राइज इन एड्सॉर्प्शन विद अ लेवलिंग ऑफ, पहले रैपिड राइज है फिर उसके बाद लेवलिंग ऑफ है। रैपिड राइज का मतलब है कि एड्सॉर्प्शन बहुत अच्छी हो रही है माइक्रोपोर्स के अंदर, और फिर लेवलिंग ऑफ का मतलब है कि मोनोलेयर बन चुकी है और उसके बाद एड्सॉर्प्शन रिस्ट्रिक्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन कार्बन एट 77 केल्विन, या फिर अमोनिया की चारकोल के ऊपर 273 केल्विन के ऊपर एड्सॉर्प्शन। हमारे पास नंबर 2 आइसोथर्म है, ये सिग्मोइडल इन शेप है। आप देखें कि पहले ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व है, फिर एक सीधी एक और जो है वो स्टीप है। तो इट इज सीन ड्यूरिंग फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन नॉन पोरस सरफेसेस। ये नॉन पोरस सरफेसेस के ऊपर है। होता क्या है कि प्रेशर पहला जो इंफ्लेक्शन है, ये जो पहला कर्व है, ये बताता है कि मोनोलेयर बन चुकी है। उसके बाद आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मल्टी लेयर बन जाती है, 2 लेयर्स हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 3 है, दैट इज बेसिकली इसके अंदर कोई नी नहीं है। इसके अंदर नी, लैक ऑफ नी रिप्रेजेंट करती है कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के अंदर जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। सो जो कर्व है वो दैट इज कन्वेक्स रिलेटेड टू द रिलेटिव प्रेशर एक्सेस। तो इसकी एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन कार्बन, where primary adsorption sites are oxygen based। जब प्राइमरी adsorption site ऑक्सीजन बेस्ड हो तो पानी की कार्बन के ऊपर जो adsorption है वो शुरू में लिमिट हो जाती है। उसके बाद जो लेटरल इंटरेक्शन है वो इसको कंपेयर किया जा सकता है इंटरेक्शन बिटवीन adsorbent surface and adsorbate। हमारे पास जो नंबर 4 है, इट रिप्रेजेंट्स आल्सो रिप्रेजेंट पोरस मटेरियल्स, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सट्रापोलेशन है। So first inflection, when extrapolated to the zero pressure, it represents the amount of gas required to form a monolayer। ये जो inflection है that is representing the monolayer on surface of solid। उसके बाद ये जो है वो multi layer बन जाता है जब second inflection shows in multi layer। उसके बाद ये हमारे पास ये जो कर्व है, हमारे पास जो बैक आ रहा है, that is capillary recondensation। capillary recondensation वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन है पेपर्स के ऊपर या पोरस मीडियम के ऊपर वो प्रोसीड करती हैं इस पॉइंट तक के जो पोर्स हैं वो फिल हो जाएं, और उसके बाद जो लिक्विड जो है वो पेपर्स के अंदर कंडेंस हो जाता है। तो जो नंबर 5 है वो आप देखें कि इट इज लाइक 3 एंड 4। तो लाइक 3 is convex to the axis which means that adsorbent और adsorbate के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत वीक हैं, और जो ये बैक आ रहा है इट्स लाइक 4 कि हमारे पास कैपिलरी रिकंडेंसेशन हो रही है। तो नंबर 6 इज इसकी जो शार्पनेस है इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम एंड टेम्परेचर। तो स्टेप हाइट नाउ रिप्रेजेंट्स द मोनोलेयर कैपेसिटी फॉर ईच एडसॉर्ब लेयर। मतलब
मोनोलेयर कैपेसिटी है कि एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर किस तरह बनेगी, कितने कंडीशंस के साथ बनेगी। अब जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग बीईटी या बेट इक्वेशन से करते हैं। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इक्वेशन दी थी, आप इक्वेशन देख सकते हैं और इसका ये फॉर्मूला है और इसके साथ ये आप नहीं याद कर लें। लेकिन इसके अंदर जो बेट इक्वेशन है, वी मस्ट बी क्लियर कि ये सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 आइसोथर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल है। Talking about the types of adsorbents, oxygen-containing compounds typically, for example, they are hydrophilic and polar. For example, silica gel and zeolites. Similarly, carbon-based compounds, they are hydrophobic and non-polar, like activated carbon and graphite. And polymer-based compounds, for example, resins and polymers, they may be polar or non-polar depending upon the function groups they have. Now talking about the classification of adsorbent based on the pore size. तो अगर pore size 2 Armstrong से 20 तक है तो it will be microporous adsorbent. Meso होगा अगर इसका जो pore size है वो 20 Armstrong to 500 Armstrong होगा, और macroporous होगा अगर इसका जो size है वो 500 Armstrong से ज्यादा होगा। कमर्शियली अवेलेबल जो adsorbents हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास सिलिका जेल। सिलिका जेल को यूज किया जाता है for drying of refrigerants, organic solvents. It is also used as desiccant in packing and double glazing. और ड्यू पॉइंट कंट्रोल के तौर पर यूज किया जाता है for natural gases. Activated alumina, it is also used as drying in refrigerants and organic solvents, and drying of gases, organic solvents, transformer oils, and removal of hydrochloride from hydrogen, and removal of fluorine from alkylating process. Activated carbon, it is used to remove odors from gases and recovery of solvent vapors. Also from nitrogen, to remove nitrogen from air, water purification and helium purification. Polymer and resins are used for water purification, recovery of proteins and enzymes, recovery and purification of steroids and amino acids, and separation of fatty acid from water and toluene. Clay is used to, in treatment of edible oils to remove the organic pigments, refining of mineral oils, and last but not the least, zeolites are used as drying of refrigerants and organic liquids, pollution control, including removal of mercury from air and recovery of fructose from corn syrup. Also, to remove oxygen from air and drying of different gases. So talking about the applications of adsorption phenomena is used in chromatography, as I have discussed earlier, heterogeneous catalysis, ये हम लोग पढ़ चुके हैं already, water purification and solvent recovery. जो भी प्रोसेस है उसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? एडसॉर्प्शन ऑफ नॉक्शियस सब्सटेंसेस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, अगर कोई इंजेक्शन हो जाए किसी नॉक्शियस सब्सटेंस की, किसी टॉक्सिन की, तो एडसॉर्बेंट्स दिए जाते हैं लाइक एक्टिवेटेड चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड, जो कि गट के अंदर मौजूद जो पॉइजनिंग है उसके लेवल को कम करते हैं। सिमिलरली रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड, तो इस केस में जो है वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं या हीमोडायलिसिस की जाती है जिसके अंदर चारकोल और दूसरे एडसॉर्बेंट्स होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर ड्रग ओवरडोज, समटाइम ड्रग की ओवरडोज के नतीजे में एक प्रोसेस है हीमोपरफ्यूजन, वो परफॉर्म किया जाता है जिससे डिफरेंट सब्सटेंसेस के जरिए निकाला जाता है ब्लड के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को, ये ड्रग ओवरडोजेस को ठीक किया जाता है। लेकिन इसका देखा जाए इन वीवो और इन विट्रो रिलेशन यूजुअली नहीं बनता, क्योंकि जीआईटी और जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर एक एग्जांपल बात की जाए, लैब के अंदर इन विट्रो मींस लैब के अंदर 5 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो 8 ग्राम एस्प्रिन को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन चूंकि बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं तो 30 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल सिर्फ 3 ग्राम एस्प्रिन को निकालता है। मतलब कि इसके लिए कंसंट्रेशन का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है, आप सिर्फ इन विट्रो कैलकुलेशंस पर नहीं रह सकते। Other uses of adsorption phenomena are decolorization, sometimes purification के नतीजे में जब partitioning, crystallization या precipitation हो रही होती है तो chemicals को chemical colored होते हैं, तो उनको decolored करने के लिए हम लोग use करते हैं adsorption phenomena।
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स, इसके लिए हम लोग सिलिका जेल और एल्यूमिना यूज करते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि 40% मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद भी अपनी असल हालत सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, अनलाइक कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो लिक्विड बन जाते हैं। इसी तरह सरफेस एरिया को डिटरमिन करने के लिए और फिल्टर पेपर के साइज को मॉनिटर करने के लिए भी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को इस्तेमाल किया जाता है। Well, this was all for adsorption. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.